Welcome to Zishan Biologist's channel. My name is Zishan Lagari and we are going to discuss about lecture number 1 from biology book, and that lesson will be from chapter number 1. Today we are going to talk about biology and some major fields of specialization. मतलब क्या है इसका, हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से अहम मैदान हैं, कौन सी अहम फील्ड्स हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं, यानी महारत हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को भी आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी क्या है, जिंदा जानदारों का मुताला होगा या फिर जिंदा चीज़ों का मुताला होगा। अब ये जो वर्ड बायोलॉजी है, द वर्ड बायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, यानी कि ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक का मतलब क्या होगा, यूनानी अल्फाज होंगे। और दो यूनानी अल्फाज कौन से होंगे, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ जो होगी वो क्या कहलाएगी, बायोलॉजी कहलाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या क्या हैं, एनिमल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, बर्ड है, लायन है, और यहाँ पर आपको प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं ये लिविंग्स में आते हैं। और इसी तरह से हम अगर लिविंग्स का मुताला कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, दैट विल बी द बायोलॉजी। अब हम देखेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी को, यानी कि बायोलॉजी को अब हम 3 मेजर हिस्सों में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो, देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी: बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स; ज़ूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स; एंड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब पहले हम देखेंगे बॉटनी। बॉटनी क्या है कि अगर हम इसमें देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स को, तो हम उसमें देखेंगे प्लांट्स की ग्रोथ को और उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होंगे, सनलाइट है, और उसके बाद कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है इन द एयर, और उनकी ग्रोथ पैटर्न को भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये सब स्टडी करेंगे हम किसमें, बॉटनी के अंदर। तो अगर हम ज़ूलॉजी की बात कर रहे हैं तो ज़ूलॉजी क्या है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ू मीन्स एनिमल्स, लोगोस का मतलब क्या होगा, स्टडी होगा। तो एनिमल्स की स्टडी करना हम क्या कहेंगे, दैट विल बी ज़ूलॉजी। और आगे हम देखेंगे माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल होगा, बायो मीन लाइफ होगा, लोगोस का मतलब स्टडी करना होगा, यानी कि छोटे छोटे ऐसे जानदार जो कि माइक्रोस्कोपिक होंगे, जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही नज़र आएंगे, आम आँख से नज़र नहीं आएंगे, उनका मुताला करेंगे तो हम उनको कहेंगे दैट विल बी माइक्रो बायोलॉजी। और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि आपके सामने है। ये बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं। और उसके अलावा हम फर्दर अगर इसको स्टडी करेंगे तो कह सकते हैं दैट विल बी द माइक्रो बायोलॉजी। अब हम देखेंगे हु इज़ अ पर्सन विच कैन बी कॉल्ड एज बायोलॉजिस्ट। इसकी डेफिनेशन में इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करेगा लिविंग पार्ट, जिंदा हिस्से को, किसके, नेचर के, कुदरत के, एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी डील करेगा जो कि उन जिंदा चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ। These are the questions not usually taken up by the biologist। ये वो सवालात हैं जो कि बायोलॉजिस्ट जो है टेक नहीं करता, या फिर इनके जवाबात जो है ढूंढना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और ये सवालात जो हैं ये किन पर छोड़ दिए गए हैं, फिलासफर्स के ऊपर और थियोलॉजियंस के ऊपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं बायोलॉजिस्ट जो नेचर को स्टडी करेगा, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनको स्टडी करेगा, और थियोलॉजियन कौन होगा, इल्म दीन का माहिर होगा। थियोलॉजियन याद रखना आपने, वो क्या होगा, इल्म दीन का माहिर। What kind of objects can be declared as living things? Composed of one or more cells। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदा चीज़ों के तौर पे हम मान सकते हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो लिविंग्स हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को मुश्तमिल होना चाहिए एक सेल पर या फिर एक से ज़्यादा सेलों पर। उसके बाद हम देखेंगे कंटेन्स जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो रखेंगे अपने अंदर जीन्स को। अब अगर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और वहाँ पर जीन्स भी जो है वो मौजूद होंगे। तो उन जीन्स के अंदर क्या होती है खसूसियत कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते। फॉर एग्जांपल फ्लावर में अगर रेड कलर है या पर्पल कलर है या फिर उसके अंदर जो है येलो कलर है, तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए उनके हर सेल के अंदर जीन्स मौजूद हैं। और हर सेल जो है अपने अंदर इस तरह के जीन्स रखता है, यानी कि जेनेटिक प्रोग्राम रखता है, ताकि वो जीन्स क्या कर सकें, उसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर है, ह्यूमंस के अंदर आई कलर है, और उसके जो इन सब को स्टडी करना। अब हम देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे दे कैन यूज़ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल कर सकेंगे
और ग्रो इन साइज यानी कि साइज में बड़े हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, दे कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि अंदरूनी हालत को कांस्टेंट रखेंगे और तवाज़ुन में रखेंगे। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उनके बावजूद भी इंटरनल एनवायरनमेंट उनका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की हम मिसाल ले लेते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर 40 होता है तो फ़ौरन क्या होती है, परस्पिरेशन यानी पसीना आता है और उससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाएगा 37 पर, उसे 40 होने नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर 30 हो, 25 हो, तब भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा और उसे मेंटेन रखा जाएगा वहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगी, उसको ह्यूमन बॉडी के ऊपर असरअंदाज होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कम है एनवायरनमेंट में तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बर्न होगी, यानी कि एनर्जी करेंसी बर्न होगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो दोबारा से मेंटेन कर दिया जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अपने कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को, डिस्पाइट इन द फ्लक्चुएशंस। अब हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फैमिलियर स्टेजेस ऑफ बायोलॉजी को। इसमें हम देख सकते हैं इकोलॉजी। इको का मतलब होगा एनवायरनमेंट, माहौल, और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी कि माहौल की स्टडी करना, हम इसको कह रहे हैं इकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर, यानी कि जानदारों का जो ताल्लुक होगा वो हम स्टडी करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है उनका और उनका माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, उनके फिजिकल सराउंडिंग के साथ क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, क्लाइमेट, आबो हवा के साथ, वाटर के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स भी लिविंग हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ये एनिमल्स जो हैं ये खा रहे हैं किसको, प्लांट्स को। ये इनका आपस में हम थोड़ा सा अगर रिलेशन देखें तो उसकी अक्कासी करेगा। और अगर हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं या फिर वाटर जो है उसको ड्रिंक कर रहे हैं, तो वाटर और ऑक्सीजन ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो एनिमल्स का जो ताल्लुक होगा वो अपने सराउंडिंग के साथ और उसके साथ साथ आपस में ऑर्गेनिजम्स का क्या ताल्लुक है, उसको हम स्टडी करेंगे किसमें, इकोलॉजी में। आगे हम देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाएगा, यानी उनके काम करने के तरीकाकार को। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हम देखें, हार्ट जो है कैसे ब्लड को पंप कर रहा है और इसका वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इस सब चीज़ों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल बी फिजियोलॉजी। दोबारा से बताता चलो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी के जिस्म के हिस्सों के नॉर्मल फंक्शंस को डील करेगी ये ब्रांच जो बायोलॉजी की होगी। इसमें हम कहेंगे किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के हिस्सों को स्टडी करेगी। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी साल के तौर पे हार्ट। अब हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी को। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एम्ब्रियो एंड हाउ दे डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को। अब यहाँ पर फर्स्ट सेल जो होगा जाइगोट होगा, अगर वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो उसके बाद वो डिवाइड होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो से लेकर अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो फुल ऑर्गेनिज्म जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर, यानी कि पहला जो जाइगोट बनेगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो से लेकर होल ऑर्गेनिज्म बनने तक जो है बर्थ तक की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी, कि किन किन स्टेजेस से होकर ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो गुजरा है और क्या क्या शेप्स उसने जो है वो चेंज की हैं। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शक्ल होता है, फॉर्म होता है, और उसके बाद क्या होगा, लॉगोस का मतलब स्टडी होगा। द स्टडी मुताला करेंगे फॉर्म का, शक्ल का, शेप, स्ट्रक्चर या फिर साख्त का मुताला करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। आगे है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसल्स। हम देखेंगे, स्टडी करेंगे हिस्ट्री, ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख को, हिस्ट्री को, और उसके बाद ये हिस्ट्री को हम कैसे स्टडी करेंगे, फॉसल्स के ज़रिए। फॉसल्स क्या होते हैं, दीज आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्सटिंक्ट हुए हुए या फिर ख़त्म हुए हुए कौन से होते हैं, बाकियात होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और फंजाई और बैक्टीरिया के। यानी जो जानदार मर चुके हैं उनके जो बाकियात होंगे
उनको हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फॉसल कहलाएगा। और इससे हमें पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यहाँ पर लाइफ की हिस्ट्री क्या है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते रहे हैं। उनके स्केलेटन का स्ट्रक्चर देखकर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। आगे है एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम अंदरूनी हिस्सों को अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। जैसे हार्ट है, यहाँ पर इसकी फिजियोलॉजी आप देख सकते हैं कि फिजियोलॉजी अगर हम स्टडी करेंगे, इसकी फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम इसके साथ साथ अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर रहे हैं कि अंदर से जो है इसके अंदर कितने चैम्बर्स मौजूद हैं। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की एग्जांपल जो है कोट की जा रही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हार्ट के, तो फिर इसका मतलब क्या है कि दैट विल बी एनाटॉमी। अब हम देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होगा टिश्यूज़, लोगोस का मतलब होगा टू स्टडी। इसमें अगर हिस्टो की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी टिश्यूज़ की। अब ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमें मसल टिश्यूज़ जो हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब ये किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, टिश्यूज़ हमेशा मिलकर बने होंगे सेल्स से। अब टिश्यूज़ की डेफिनेशन जो है वो कॉमनली स्टडी भी की जाती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज़। अब यहाँ इलोंगेटेड सेल्स मौजूद हैं और इन सारे सेलों का काम, जो इलोंगेटेड सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेंगे। वे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो इनका काम क्या है, इन इलोंगेटेड सेल्स का मूवमेंट प्रोड्यूस करना, और ये एक साथ मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, टिश्यू। और अगर हम माइक्रोस्कोप के जरिए इनकी स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल बी हिस्टोलॉजी। उसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीशीज़ ओवर जनरेशंस एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, नेचर जो है जब सेलेक्ट करती है किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी खसूसियात की वजह से, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल क्या आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। अब हम कह सकते हैं चेंज इन द करेक्टरिस्टिक, किसी भी खसूसियात के अंदर तब्दीलियाँ जो होंगी किसी भी स्पीशीज़ की ओवर सीवरल जनरेशन, नस्ल दर नस्ल, उसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। हम यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन जो है, इसकी ग्राफिक डायग्राम है यहाँ पर कि पहले वो कैसे मूव करता था। उसकी मूवमेंट जो है वो इरेक्ट नहीं थी, वो बेंड था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका पोस्चर जो होता गया वो क्या होता गया, स्ट्रेट होता गया। और अप टू मॉडर्न ह्यूमन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे नस्ल दर नस्ल बातदरीज जो है वो तब्दीलियाँ आती रही हैं और ह्यूमन जो है वो अपने एंसेस्टर से जो है कितना मुख्तलिफ नज़र आने लगा। यानी कि एक जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर ये मंकी है तो अब जो है तब्दीलियाँ आते आते न्यू स्पीशीज़ जो इवॉल्व हुई है वो किसकी हुई है, ह्यूमंस की हुई है, फ्रॉम द मंकीज़। जैसे कि एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर जो है वो ये बात मानी जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ जीन्स यानी कि हम जीन्स का मुताला करेंगे और उनका ये भी मुताला करेंगे कि वो जीन्स कैसे विरासत में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होगा, विरासत होगा। हम जीन्स को स्टडी कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको जीन्स क्या हैं, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, वहाँ पर जीन्स भी मौजूद होंगे और वो जीन्स क्या काम कर रहे होंगे, वो करेक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे कि आई कलर है, स्किन कलर है, हाइट है, IQ लेवल है, इंटेलिजेंस और उसके बाद जो है बॉडी वेट जो है, ये भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि वालिदैन से बच्चों को मिलती हैं। और किसके ज़रिए मिलती हैं, जीन्स के ज़रिए, क्योंकि बच्चों में पेरेंट्स से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं और इसलिए इसको हम कह सकते हैं जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की बुनियादी इकाई है जीन। उसके बाद हम देखेंगे जूओ जियोग्राफी, यानी कि जू मीन्स एनिमल होगा, जियो मीन्स अर्थ होगा और ग्राफी मीन हम कह सकते हैं कि जानदारों की इलाकाई तकसीम जो है जोग्राफिया के हवाले से, इसको हम पढ़ेंगे जूओ जियोग्राफी में। अब इसमें जानदारों की जो तकसीम होगी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलाकाई तकसीम होगी जानवरों की, हम कह सकते हैं इसमें एनिमल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि ठंडे इलाकों में कम जानवर मौजूद होंगे और नीम गर्म इलाकों में ज़्यादा जानदार, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स की मौजूद होगी। कि इस ज़मीन पर जो जानदार हैं, जो जानवर हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा। इस बात को अगर हम स्टडी कर रहे हैं देन वी आर स्टडिंग ज़ूओजियोग्राफी। आगे हम देखेंगे इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस देयर आर नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जानदारों का मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम
मुताला कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मोलेकुलर बायोलॉजी। और द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स, सेल की भी हम मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद हम उनके ऑर्गेनेल्स की भी स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम उनके डीएनए को और उसके बाद प्रोटीन फंक्शन को स्टडी करेंगे, तो वो किस में आएगा, मोलेकुलर बायोलॉजी में। जैसे हम सेल्स को देख सकते हैं, सेल में वेरियस ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं और इनका मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करना, इनके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर डीएनए को स्टडी करना क्या कहला रहा है, मोलेकुलर बायोलॉजी। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी को और उसमें देखेंगे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। जानदारों की स्टडी करेंगे और देखेंगे उनका क्या ताल्लुक़ है माहौल के साथ। जैसे मैंने पहले बताया था कि जानदारों का जो ताल्लुक़ होगा माहौल के साथ, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। वाटर जो है वो नॉन लिविंग है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद हम देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ। हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं, प्रोटोज़ोआ को स्टडी कर रहे हैं। प्रोटोज़ोआ क्या प्राइमेटिव एनिमल्स होंगे, वो यूकैरियोट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रोकैरियोट की मिसाल जो है क्योट करेंगे कि जैसे कि बैक्टीरिया है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है, उसका विरासती मादा है जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है कि उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, और डिफरेंट उसके अंदर जो है प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कौन डील करेगा, उसका डीएनए हेरिडिटी मटेरियल। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर। यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा जानदार होंगे वो फ्रेश वाटर में रहते होंगे। फ्रेश वाटर वो जगह होगी जिसमें कम साल्ट्स मौजूद होंगे, यानी कि साल्ट्स की मिकदार कम होगी। और इसकी मिसाल हम कह सकते हैं रिवर, लेक्स, ये झीलें, लेक्स मीन झीलें होंगी, रिवर्स का मतलब क्या होगा, दरिया होगा। और उन झीलों के अंदर, उस पानी के अंदर जो फ्रेश वाटर है उसमें हम फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी देखेंगे। फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि उसमें टर्बिडिटी, गदलापन कितना है, और उसमें हम ये भी देखेंगे केमिकल पैरामीटर्स को, जैसे कि उसका पीएच लेवल क्या है इन वाटर बॉडीज़ का। अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं और फ्रेश वाटर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी। उसके बाद देखेंगे मैराइन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशियंस। ज़िंदगी का मुताला करेंगे हम, समंदर के अंदर जो ज़िंदगी है उसका सी किसे कहेंगे, समंदर को, और ओशंस क्या होंगे, जो बहर होंगे जहाँ पर पानी जो है वो मौजूद होगा लेकिन वो साल्टी वाटर होगा। और वो साल्टी वाटर क्या होगा, उसमें साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, नमकियात की मिकदार जो है उस वाटर में ज़्यादा होगी। और लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो हम किस लाइफ को स्टडी करें, दैट विल बी द मैरीन लाइफ, यानी कि खारे पानी में रहने वाली जानदार जो होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके भी इसी तरह से फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात को देखेंगे इन वाटर बॉडीज़ की, और वो कैसे जिंदा जानदारों के ऊपर असरअंदाज होती हैं जो जिंदा जानदार उनमें रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैरासाइटोलॉजी के हवाले से कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो पैरासाइट्स के साथ डील करके, पैरासाइट्स कौन होते हैं, दूसरे जानदारों के ऊपर रहते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो जो है वो ह्यूमंस को बाइट कर रहा है, तो मॉस्कीटो क्या है, एक टेम्परेरी पैरासाइट होगा जो कि ह्यूमंस को बाइट करेगा, उससे खुराक लेगा, ब्लड सक करेगा और उसके बाद फ्लाई ऑफ हो जाएगा। यानी मॉस्कीटो ने क्या किया, नुकसान पहुंचाया, शेल्टर लिया और फूड ली, तो इसका मतलब वो मॉस्कीटो क्या है, पैरासाइट है। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन बायोलॉजी को, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। इसमें हम इंसानों के जो स्टडी करेंगे उसमें एनाटॉमी को भी स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, और वेरियस जो है डिफरेंट पार्ट्स को जो हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमंस के, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द ह्यूमन बायोलॉजी। और उसके बाद क्या है, सोशल बायोलॉजी, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मैं आपको पहले तर्जुमा बता दूं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि वो डील कर रही है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, मुताला किया जा रहा है इसमें किसका, माशरती रवैये का मुताला किया जा रहा है। और कम्युनल लाइफ का मतलब क्या होगा कि जो बस्ती में कि किसी भी इलाके में जो ह्यूमंस की माशरती रवैये का मुताला करेंगे हम उसको कहेंगे दैट इज़ सोशल बायोलॉजी। जैसे हम देख सकते हैं इस सोशल बायोलॉजी में कॉपरेशन भी आ जाता है, कंपटीशन भी आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। पहले भी हम जो है डेफिनेशन इसकी जो है वो देख सकते हैं कि द ब्रांच डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बायोलॉजी की वो शाख है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके यूज़ जो है उसके साथ डील करती है, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हम जो है कैसे इंसानों की भलाई के लिए कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर
इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया कैसे हासिल की जा सकती है कि ह्यूमन सेल है, लिविंग है, उसके बाद क्या है, ये बैक्टीरियल सेल होगा, ये भी लिविंग है। ह्यूमन सेल में जो जीन्स हैं वो करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये ऐसा जीन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो कि इंसुलिन बनाएगा, यानी कि इसकी खसूसियत क्या है, इंसुलिन बनाना। अब ह्यूमन सेल में से वो इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है वो निकाल लिया गया और इसको एंटर कर दिया गया बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब अगर ह्यूमन जीन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया है, तो वो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और उस प्लाज्मिड को हमने एंटर करना है किसके अंदर, फिर से बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास ह्यूमन जीन मौजूद था जो इंसुलिन बनाता था। अब अगर बैक्टीरिया के अंदर एक्सटर्नल डीएनए मौजूद है, एक्सटर्नल सोर्स से जो डीएनए मौजूद है, उसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे कल्चर मीडियम में, और फिर इनसे जो हार्मोन हासिल होगा वो क्या होगा, इंसुलिन होगा। आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से भी कुछ बातें समझ आई होंगी, कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिविंग सेल बैक्टीरिया का था और लिविंग सेल किसका था, ह्यूमंस का था। उससे हमने जो है क्या बनाया, इंसुलिन बनाई, जो कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटिक्स जो है उसके पेशेंट्स जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी वजह से वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करेगी, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, किनको, जिनको डायबिटिक्स जो है उसका प्रॉब्लम होगा, यानी उनमें ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रह सकता होगा, और इंसुलिन क्या करेगी, उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी, यानी कि कम करेगी। इसके बाद जो है हम फर्दर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।